अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे डिमांड है कि बेस्ड ऑन द लीविस स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन डाइऑक्साइड। नॉन बॉन्डिंग की जब भी बात होती है तो ये लोन पेयर की बात है। नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जब भी बात होती है तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन पे तो नहीं होते, ऑक्सीजन पे होते हैं। तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर आप लोग गौर से के तो यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 4 पेयर है। एक ऑक्सीजन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो 2 ऑक्सीजन एटम है, तो उसमें 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो बेस्ड ऑन द लीविस स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर दैट आर 4 है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए तो एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, तीसरा पेयर ये हो गया, और यहाँ पे आप लोगों के पास, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट वन है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बिल्कुल फिक्स है। आप लोगों ने प्लीज इस पॉइंट को जहन में रखना है, इसको छोड़े। ये अगर आप लोग देखिए नाइट्रोजन है तो और चले गया एसिड स्टूडेंट तो बराबर का। अगर आप लोग देखिए नाइट्रोजन फैमिली में जाएं तो यहाँ पे इनके साथ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन बाइंडिंग होता है। ऑक्सीजन फैमिली के साथ जो है 2 नॉन जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन बाइंडिंग होते हैं। और हाइड्रोजन फैमिली में अगर आप लोग जाएं तो वैलेंस शेल में 3 जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नॉन बाइंडिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो प्लीज आप लोगों को ये पॉइंट जो है में रखने चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 70 को अगर आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, द एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वेस्पर थ्योरी लीड्स जो है, अगर आप us to conclude that the shape of molecule having 2 bond pair and no 1 lone pair of electrons। अगर 2 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, अगर 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक जो है आप लोगों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो मुझे बता सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा? वो एंगुलर होगा कि नहीं है, वी शेप होगा कि नहीं है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डिविएट करवाता है, ये जो है लीनियर पोजीशन से इसको डिविएट करवाता है। तो यहाँ पे जो है एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट कि यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है, एंगुलर शेप होगा इसका। आप लोग प्लीज गौर से कि सी ऑप्शन एंगुलर शेप है। क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट वुड बी बेस्ट अकोमोडेट 5 इलेक्ट्रॉन डोमेन इन द वैलेंस शेल ऑफ इक्विवेलेंटली बॉन्डेड। अगर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन डोमेन सिस्टम हो, 5 इलेक्ट्रॉन डोमेन सिस्टम हो, प्लीज अगर आप देखिए PCl5 है, PCl5 अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, कौन सी ज्योमेट्री जनरेट करेगा? ट्राइगोनल बाय पैरामीटर। तो प्लीज अगर आप देखिए 5 इलेक्ट्रॉन, अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो तो टेट्राहेड्रल, अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोमेन हो तो आपको ट्राइगोनल प्लेनर, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो लीनियर, और अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो इन द वैलेंस शेल में तो आपके पास क्या होगा? याद रखें ट्राइगोनल बाय पैरामीटर ज्योमेट्री होगी। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन हो तो फिर क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, प्लीज स्क्वायर प्लेनर बाय पैरामीटर, या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी इसको कहते हैं। तो आप लोगों ने प्लीज इस पॉइंट को जहन में रखना है, इट्स अ ट्राइगोनल बाय पैरामीटर ज्योमेट्री। तो क्वेश्चन नंबर 71 में आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप 72 को देखें तो यहाँ पे जो है द NF3 इज आइसोस्ट्रक्चर टू BF3 या जो है आर्सेनिक हाइड्राइड। देखिए मेरी बात सुने, आपको हमने बार बार ये कहा कि नाइट्रोजन फैमिली यहाँ पे फास्फोरस आर्सेनिक है, और यहाँ पे जो है अगर आप इसका NH3 है या इसका NF3 हो, यहाँ पे जो है इसका PH3 हो, या जो है अगर आप लोग देखिए इसका यहाँ पे जो है PF3 हो और अगर ये आर्सेनिक हाइड्राइड है और यहाँ पे आर्सेनिक जो है आप लोगों के पास फ्लोराइड हो, ये सब के सब इनके साथ एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। BF3 में नहीं है, BF3 को अगर आप लोग देखें तो उसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसका ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होता है। और NF3 इज आइसोस्ट्रक्चर टू आर्सेनिक हाइड्राइड, इसका आर्सेनिक हाइड्राइड के साथ है आर्सेनिक हाइड्राइड, आर्सेनिक हाइड्राइड के साथ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑल ऑफ दीज आर आइसोस्ट्रक्चर, दे आर नॉट आइसोस्ट्रक्चर टू BF3, क्योंकि BF3 में कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब BF3 मॉलिक्यूल हैव 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास है, तो इसलिए आप लोगों ने NF3 इज आइसोस्ट्रक्चर टू आर्सेनिक हाइड्राइड, नॉट सल्फर ट्राइऑक्साइड, नॉट BF3, इट्स ओनली जो है अगर आप लोग देखिए यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इसमें करेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 72 में आप लोगों को बी ऑप्शन, मेरी बात सुने प्लीज, आप लोगों से बार बार ये डिस्कशन होती है क्या आप कुछ एलिमेंट्स है जिनको आप लोगों को क्लियर होना चाहिए उसमें। अगर आप लोग देखें एक जो है नाइट्रोजन फैमिली, एक ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली वाले जो है विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन AB2 विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, और नाइट्रोजन फैमिली वाले जो है वो AB3 मॉलिक्यूल विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ज्योमेट्री जनरेट करती है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 73 को देखिए, व्हाट डू यू थिंक इज द रिलेशन बिटवीन द बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ।
अगर आप लोग गौर से बॉन्ड ऑर्डर जितने इंक्रीज होते हैं तो बॉन्ड लेंथ, अगर आप लोग देखें फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ सबसे कम, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है. सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द बॉन्ड ऑर्डर एंड, याद रखे, बॉन्ड लेंथ. एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर विद द बॉन्ड एनर्जी? तो बॉन्ड ऑर्डर का बॉन्ड एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और बॉन्ड लेंथ के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन. इनवर्स रिलेशन है. तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए इसमें आप लोगों के पास जो ऑप्शन है ये इनडायरेक्ट है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 73 में आप लोग देखिए बी ऑप्शन करेक्ट है. अगर आप लोगों से कार्बन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल, पेयर ऑफ मॉलिक्यूल की बात की गई है, एक मॉलिक्यूल के नहीं, पेयर ऑफ मॉलिक्यूल की बात की गई है. तो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल इज जो है पोलर, आर पोलर है. हाँ, मॉलिक्यूल हैविंग जो है डायपोल मूवमेंट हो, जिन मॉलिक्यूल में आप लोगों के पास बॉन्ड अनसिमेट्रिकल अरेंज हो वो पोलर होते हैं. तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो पेयर है वो जो है अगर आप देखें तो कार्बन ऑक्सीसल्फाइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड. अगर आप बाकी स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ NO2 को लिखा है, यहाँ पे पेयर नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर है लेकिन पेयर नहीं है, दो मॉलिक्यूल नहीं है, एक मॉलिक्यूल लिखा है. फिर उसके बाद कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड में ये नॉन पोलर है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये पोलर है. और अगर आप लोग कार्बन ऑक्सीसल्फाइड लिखा है तो यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, और द लास्ट वन में अगर आप लोग देखें तो उसमें लिखा है कि कार्बन ऑक्सीसल्फाइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड. अच्छा, ये पियर है, यहाँ पे ये पियर है, तो आप लोगों को पियर की बात की गई है तो 3 वालों को भी अवॉइड करें, जिसमें 3 जो है आप लोगों के पास लिखे हैं 3 वालों को भी अवॉइड करें, एक वाला है उसको भी अवॉइड करें. तो जिसमें पियर की बात की गई है तो 2 मॉलिक्यूल की बात कंपैरिजन आप लोगों ने करनी है. तो 2 मॉलिक्यूल की कंपैरिजन में आप लोगों के पास कार्बन ऑक्सीसल्फाइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों जो है आप लोगों के पास पोलर है और इन दोनों का डायपोल मूवमेंट होगा. तो द क्वेश्चन इज फ्रॉम द डायपोल मूवमेंट, क्वेश्चन इज फ्रॉम द डायपोल मूवमेंट. डायपोल मूवमेंट से द पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी प्रिडिक्टेड. डायपोल मूवमेंट से मॉलिक्यूल की पोलरिटी को यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं. The basic geometry for a molecule in the set below which possesses the least bond angle. तो लीनियर ज्योमेट्री आप लोगों के पास 180 है, प्लेनर ट्रायंगुलर जो है 120, और टेट्राहेड्रल 109, और ट्राइहेड्रल जो है 120 होते हैं, ट्राइहेड्रल 120 होते हैं. तो सबसे लीस्ट बॉन्ड एंगल जो है टेट्राहेड्रल में, सी ऑप्शन है. तो अगर आप लोग देखें तो सबसे लीस्ट और जो है एंगल है, आप सुने ना, एक होता है लिखा है लीनियर, एक है लीनियर 180 एंगल होते हैं. दूसरे में अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है दूसरा प्लेनर ट्राइंगुलर है, प्लेनर ट्राइंगल में अगर आप देखिए 120 होते हैं, टेट्राहेड्रल में 109.5 होते हैं, और ट्राइहेड्रल, ट्राइहेड्रल का मतलब ट्राइंगुलर ही की बात है, दूसरा नाम है ट्राइहेड्रल. तो ट्राइहेड्रल में 120 होते हैं. तो सबसे लीस्ट बॉन्ड एंगल जो है टेट्राहेड्रल के हैं. द लीस्ट बॉन्ड एंगल आर फॉर द टेट्राहेड्रल. तो यहाँ पे सी ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 76 को देखें. व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल? मेरे ख्याल में अभी हमने इसको डिस्कस किया. इट्स अ ट्रायगोनल बाइपिरामिडल जो है. तो याद रखिए कि जिसमें आप लोगों के पास 5 इलेक्ट्रॉन डोमेन हो तो उसमें आप लोगों के पास जो है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल जो है इसकी ज्योमेट्री होगी. इसमें सी ऑप्शन जो है आप लोगों का करेक्ट वन है. अच्छा, अगर आप लोग गौर से सुने प्लीज, इफ द सेंट्रल एटम इज sp3 डिहाइब्रिडाइज तो व्हाट शुड बी द ज्योमेट्री? हाँ, sp3 डिहाइब्रिडाइज तो व्हाट शुड बी द ज्योमेट्री? sp3d. तो यही ज्योमेट्री होगी, यही ज्योमेट्री होगी, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल. तो इफ द सेंट्रल एटम इज sp3d हाइब्रिडाइज हो, और अगर सेंट्रल एटम sp2d2 हाइब्रिडाइज हो तो फिर क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल ज्योमेट्री होगी. तो स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल जो है यहाँ पे अगर आप देखें आप लोगों के पास इस तरह की ज्योमेट्री होती है. स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल जो है ये ए है, यहाँ पे ये बी, यहाँ पे ये बी, यहाँ पे ये बी, यहाँ पे ये बी है और ये बी है. तो ये स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल ज्योमेट्री. यहाँ पे ये भी AB5 है. लेकिन आप लोगों से बाज औकात हाइब्रिडाइजेशन स्टेट गिवन होता है और आपको कहा जाता है शाह बताएं, प्रेडिक्ट करें कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड जो है आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पे ज्योमेट्री क्या होगी. तो आप लोगों को प्लीज ये पॉइंट ध्यान में होने चाहिए. तो यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री 76 में आपके पास सी ऑप्शन है. व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन चेंज? डज द कार्बन एटम जो है अंडरगो द कंबशन ऑफ मीथेन? तो मीथेन में अगर आप लोग देखिए द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन जो है ये sp3 है, और जब ये चेंज हो जाता है अगर आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में तो व्हाट इज, तो यहाँ पे sp है, sp है. द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज फ्रॉम द कार्बन टू कार्बन sp3 टू sp. द कार्बन डाइऑक्साइड में द कार्बन sp हाइब्रिडाइज है. तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन चेंज अबाउट द कार्बन एटम इन द कंबशन ऑफ मीथेन है, तो sp3 चेंज इनटू sp. सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है. तो क्वेश्चन नंबर 77 में आपका सी ऑप्शन है. देखिए स्टार्टिंग मटेरियल में द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन क्या है? sp3 है, और एंड प्रोडक्ट में क्या है? sp है.
तो द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द कार्बन फ्रॉम sp3 चेंज हो जाता है sp में। ये आप लोगों के पास जो है यहाँ पे चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन इज अ, प्लीज ये दो क्वेश्चन है, खबर और ये दो एनर्जी वैल्यूज है और ये आपके बुक पे है, और ये दो एनर्जी वैल्यूज बुक में बार बार ईटा के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। यही दो एग्जांपल है, या तो उन्होंने जो है हाइड्रोजन का दिया होता है और या उन्होंने क्लोरीन का दिया होता है। तो ये आसान सा पॉइंट है, आप लोगों के बुक पे उन्होंने ये लिखा है कि 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस जो है दैट इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल होते हैं हैविंग 242 किलो जूल पर मोल इनकी एनर्जी होती है। अगर मैं कहता हूं एवोगाड्रो नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो उनकी एनर्जी 242 किलो जूल पर मोल है, तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी? अ सिंगल मॉलिक्यूल की एनर्जी द बॉन्ड एनर्जी डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर जो है आपके पास इसके बराबर होगी। एंड द ऑप्शन इज, अगर आप देखिए द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन इज, अगर आप देखिए डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो 242 किलो जूल पर मोल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 78 में अगर आप लोग देखिए डी ऑप्शन करेक्ट है। तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की एनर्जी 242 है, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी? तो बुक में अगर आप लोग थोड़ा सा चेक करें तो उन्होंने जो है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एवोगाड्रो नंबर की एनर्जी दी है और मॉलिक्यूल की नहीं है। और ये क्वेश्चन बार बार हाइड्रोजन का क्वेश्चन आया है, और ये तो आप लोग प्लीज इस पॉइंट को ध्यान में रखें कि हाइड्रोजन की जो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है दैट इज 436 किलो जूल पर मोल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम की है, एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन की जो एनर्जी है 242 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। तो ये स्टेटमेंट आपको क्लियर होना चाहिए। Which one of the following bond is thermodynamically more stable? अगर आप देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और क्लोरीन ऑक्सीजन है। We know that when the difference of electronegativity between the two combined nuclei increase, the bond strength increase. The bond overlapping S और P overlap जो है तगड़ा बांध है, तगड़ा बांध है S और P overlap। अगर आप लोग देखिए तो S and P overlapping कहाँ पे हो रहा है? ऑक्सीजन के केस पे है कि नहीं है? और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी ज्यादा है, तो सबसे जो मोर स्टेबल होगा वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो द मोर स्टेबल द टाइप ऑफ बॉन्ड 1 से जो है 79, क्वेश्चन नंबर 79 सी ऑप्शन जो है इस पे करेक्ट वन है। कौन सा वाला? बोले इन दोनों के दरमियान तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम है। When the difference of electronegativity between the two combined nuclei ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अगर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम करीब होते हैं और उनके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो तो वीक होगा, वो तो वीक होगा। जहां पे डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पे द स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट आप लोग गौर से सुने प्लीज। द बॉन्ड एंगल इन क्लोरीन ऑक्साइड इज एक्सपेक्ट टू बी अप्रॉक्सिमेटली, अगर आप लोग देखें तो है लीज देन जो है अगर आप 104.5 होते हैं, ग्रेटर देन 104.5 और यहाँ पे इक्वल टू 120 है, तो ये आप लोग गौर से कि क्लोरीन ऑक्साइड है तो यहाँ पे द बॉन्ड एंगल आर ग्रेटर देन द 104.5। वाटर से इनके बॉन्ड एंगल ज्यादा होंगे। तो 104 जो है किसके लिए रेफरेंस है? वाटर के लिए है ना। अगर आप देखिए H2O जो है वहां पे 104.5 है, और अगर आप लोग देखिए ये Cl2O हो, दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करिए तो ये आप लोगों के पास 110 पे चले जाते हैं। अच्छा, और अगर ये F2O हो तो फिर क्या होगा? हाँ शाबाश, ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा? ये कम हो जाता है, 101 पे चले जाते हैं। When the terminal atom is more electronegative than the central atom, the bond angle decrease. When the internal atom is more electronegative than the terminal atom, the bond angle increase. When the terminal atom is more electronegative than the internal atom, the bond angle decrease. Terminal atom more electronegative, the bond angle decrease. और जब एंटर जो है टर्मिनल एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाए तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे इंक्रीज। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? Cl2O में बॉन्ड एंगल ज्यादा है और F2O में बॉन्ड एंगल कम है। सॉरी, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो क्लोरीन ज्यादा, क्लोरीन के साथ तो कंपैरिजन नहीं करनी है। आप थोड़ा सा मेरी बात सुनिए, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल ये रेफरेंस है। अब अगर मैं इसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कनेक्ट करता हूं तो आप हेलोजन के साथ इनकी कंपैरिजन करें। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन कनेक्ट करता हूं तो बॉन्ड एंगल 101 पे चले जाते हैं। अगर मैं इससे फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और फ्लोरीन उसकी मोर ज्यादा है, क्लोरीन की कम है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल ये क्या हो जाते हैं? यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं। आप बात सुने, आपके पास रेफरेंस यही क्या लिया आपने? वाटर लिया। और मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूं कि अगर आपके पास Cl2O हो तो किसके बॉन्ड एंगल ज्यादा होंगे? Cl2O के बॉन्ड एंगल ज्यादा होंगे।
ये 110 होते हैं। तो आपके पास पॉइंट कंपैरिजन आपका वाटर रेफरेंस है और Cl2O और F2O जो है आप उसके साथ कंपैरिजन करवा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वाटर के साथ अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो बाहर निकल कम, और अगर इसके साथ यहाँ पे आते हैं तो ये बाहर निकल ज्यादा हो जाते हैं। तो Cl2O के बाहर निकल ज्यादा है और F2O के बाहर निकल कम है। ये आप लोग प्लीज इसको ध्यान में रखें। तो ये ग्रेटर है, बी ऑप्शन इस पे करेक्ट वन है। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखें यहाँ पे 80 में आप लोगों के पास बी ऑप्शन करेक्ट वन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 81 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। अच्छा, एक है NF3, दूसरा है NH3, अनदर है PH3, अनदर है H2S। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल है वो NH3 में है। अच्छा देखिए, NF3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टर्मिनल एटम के साथ कनेक्ट होता है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाते हैं। यहाँ पे बॉन्ड एंगल 102 है, NH3 में बॉन्ड एंगल 107 है। NH3 में बॉन्ड एंगल अगर आप लोग देखें तो ये 107 है, 107 बॉन्ड एंगल्स हैं NH3 में। NF3 में बॉन्ड एंगल जो है अगर आप देखिए 10 जो है NF3 में 102 है। अच्छा, PH3 में 98 पे चले जाते हैं। अच्छा, अगर आप लोग देखिए H2S में उससे भी 96 पे चले जाते हैं बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल वहां पे क्या होते हैं, यहाँ पे डिक्लाइन होते हैं, डिक्लाइन। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल जब हम कंपैरिजन करवाते हैं तो बी ऑप्शन में है। इस पे क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के पास 81 में आप लोग प्लीज गौर से बी ऑप्शन है। तो आप लोग प्लीज इस पॉइंट को देखिए, हम तीन चीजों की कंपैरिजन करवा रहे हैं। एक जगह पे NF3 है, अगर आप लोग देखिए टर्मिनल एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड एंगल कम, NH3 है दूसरी जगह पे, तो यहाँ पे टर्मिनल एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड एंगल, तो यहाँ पे 102, यहाँ पे 107। फिर उसके बाद PH3 लिखा है तो PH3 के बॉन्ड एंगल 103 होते हैं, राउंड अबाउट 104 पे आते हैं। और H2S के बॉन्ड एंगल जो है 98 पे चले जाते हैं, 96 पे चले जाते हैं। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल NH3 में है। So which one of the following molecule contain maximum bond angle, that is NH3। ये कंपैरिजन है। और आप देखिए क्वेश्चन नंबर 82 में जो है यहाँ पे भी बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। सॉरी ये 82 है, 81 ही है, 81 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 82 को देखें जी, बताएं। ना उसको आप फ्लोरीन तो नहीं है। आप इस पॉइंट को देखें, सही है, वो उनकी तो अरेंजमेंट आपके पास इस तरह होती है। तो आपके मसला ये होता है कि यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रॉन करीब आते हैं जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाते हैं। यहाँ पे ये इशू हो जाता है, सही है। तो NF3 के बॉन्ड एंगल और NH3 के बॉन्ड एंगल जो है, याद रखें NH3 के बॉन्ड एंगल ज्यादा होते हैं, NF3 के बॉन्ड एंगल कम होते हैं। आप लोगों को एक मिनट प्लीज एक मसला हल करता हूँ, सुने ये पॉइंट गौर से सुने। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल एटम द बॉन्ड एंगल डिक्लाइन होते हैं, and if electropositive atom is connected to the terminal atom the bond angle incline होते, increase होते हैं। ये तो आप लोगों ने स्टेटमेंट बार बार, when the difference of electronegativity between the two combined nuclei increase then the bond effect decrease होता है। लेकिन फिर इसमें दो टर्मिनोलॉजी है, एक सेंट्रल एटम है और दूसरा टर्मिनल एटम है। अगर टर्मिनल एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो बॉन्ड एंगल डिक्लाइन, अगर इंटरनल एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड एंगल इंक्लाइन। आप अपनी तरफ से इसको मत जो है एनालाइज करें, मैं आपको बता रहा हूं ये स्टेटमेंट है आपके बुक का और वही स्टेटमेंट मैं कोट करवा रहा हूं और उसी स्टेटमेंट की बात हो रही है। जी बताएं। या खुदा पाक, अदल क्या कबल कर, यहां पे कोई है, यहां पे कोई बंदा है कि नहीं है? हाँ ये का दा फैन वर्ता देखो मैं आफ्ताब तो वे लाड़ू। ये तो है आप लोगों के पास 81 में आपका जो क्वेश्चन है इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, दा राशि देखो। तो ये अगर आप लोग गौर से देखें तो यहां पे आपके पास बी ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जी कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हाँ नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ ना, तो वो सेंट्रल एटम है ना। ये तो स्टेटमेंट आपको बार बार करवाया है कि फास्फोरस और नाइट्रोजन में कंपैरिजन करें। फास्फोरस सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम जो है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो तो फिर वो वहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा, सेंट्रल एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे बॉन्ड एंगल ज्यादा होते हैं। हाँ तो प्लीज आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 82 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट अलाउड, SNP ओवरलैपिंग, PSP SP ओवरलैपिंग, PY और PZ PY कॉम्बिनेशन। तो क्या PY PZ कॉम्बिनेशन, दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नॉट अलाउड, ये कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है। तो याद रखें इसमें आप लोगों के पास 82 में डी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 83 को अगर आप लोग देखें, द कंसेप्ट दैट द इलेक्ट्रॉन पेयर लोकेटेड इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम बॉन्डेड टू अदर एटम tends to stay as far apart as possible so as to minimize the repulsion between them is incorporated in the please valence electronic pair repulsion theory है। इसमें सी ऑप्शन है, आसान सा स्टेटमेंट है,
आप लोग प्लीज गौर से कि यहाँ पे सी ऑप्शन इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 84 को अगर आप लोग देखें, which one of the following is true regarding the hybrid orbital? The number of hybrid orbital formed after the hybridization is not equal to the number of orbital before. जितने atomic orbital intermix up होते हैं, the same number of hybrid orbital should be formed. ये स्टेटमेंट गलत है। The hybrid orbital do not have equal energy. जब भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं तो उनकी एनर्जी क्या होती है, वो इक्वल होना चाहिए। ये स्टेटमेंट भी गलत है। They can form more stable bond than the pure bond. तो याद रखें, प्योर जो ऑर्बिटल होते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाते हैं वो स्टेबल होते हैं और प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के जो बॉन्ड होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है। इसमें सी ऑप्शन है। द इनर्शियल ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। अब वैलेंस शेल इन्वॉल्व होते हैं, वैलेंस शेल इन्वॉल्व होते हैं, इनर्शियल ऑर्बिटल नहीं होते, वैलेंस शेल में हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 में अगर आप देखें सी ऑप्शन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 85 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे अगर आप देखें मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट, हर वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता हो, जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाए, दूसरों को जो है रिड्यूस करे, उसको रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देते हैं। खुद ऑक्सीडाइज हो जाए तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन देता है, बिल्कुल रिड्यूसिंग एजेंट है। आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, +3 में चेंज होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर आप क्रोमियम +6 में, हाँ, तो इट विल ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग। सो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज विद ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। एलिमेंट इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में दे बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ओनली बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो रिड्यूसिंग। इसका रिड्यूसिंग पावर बिल्कुल 0 पे आ जाता है। और लिथियम भी कर सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 85 में सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 85 में सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 86 को देखिए, व्हाट हैपेंड टू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अगर आप लोग देखिए, व्हाट हैपेंस टू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या हो जाता है, हर वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जो खुद रिड्यूस होता है और दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो यहाँ पे इट ऑक्सीडाइज एज इट गेन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इट इज रिड्यूस एज इट गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये रिड्यूस हो जाता है जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन जो है, तो क्वेश्चन नंबर 86 में आपका बी ऑप्शन करेक्शन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप लोग देखें 87 को देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कैन नॉट कंडक्ट द करंट। अगर आप लोग देखें कैन नॉट कंडक्ट द करंट, क्या यूरिया वाटर में अगर मैं डिजॉल्व करता हूं तो यूरिया इज अ गुड कंडक्टर ऑफ करंट? नॉन कंडक्टर है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा सुने ना, वाटर की बात नहीं करें, इलेक्ट्रोलाइट की बात करें। अच्छा, अगर आप प्योर वाटर लेते हैं, डिस्टल वाटर लेते, तो वो कंडक्टर है फिर? वो चश्मुदीन से नहीं है। ओके, तो अगर शुगर को वाटर में डिजॉल्व करें तो क्या वो कंडक्टर है? नहीं है। और अगर प्योर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड हो तो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड 100% सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो नॉन कंडक्टर है। जब आप इसको वाटर में डालेंगे तो फिर ये नॉन कंडक्टर होगा, कंडक्टर होगा। तो प्योर फॉर्म ऑफ H2SO4 इज नॉन कंडक्टर, क्योंकि जब मैं इसको वाटर में डालूंगा ये आयोनाइज होगा। जब ये प्योर फॉर्म में होगा तो ये तो आयोनाइज नहीं होता है। तो ये नॉन का ऑल ऑफ देबो इसका आंसर है। तो ऑल ऑफ देबो आर नॉन कंडक्टर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट वन है। हाँ, खबर हो रही। क्वेश्चन नंबर 88 को देखे, so what is the product form that what is the expected product form it cathode in the electrolysis of sodium chloride। अगर आप सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपको सोडियम मेटल मिलता है और क्लोरीन गैस मिलता है। वह ये +1 है, ये 0 है, ये -1 है और ये 0 है। ये +1 से 0 पे जा रहा है। रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? अच्छा, और यहाँ पे ये -1 से 0 पे जा रहा है, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो सोडियम क्लोराइड में जो है एक रिडक्शन सोडियम आयन की हो रही है। तो सोडियम विल बी रिडक्शन आर ऑलवेज ऑब्जर्व एट कैथोड। तो पॉइंट ये है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म इट कैथोड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, दैट इज सोडियम मेटल। सोडियम जो है वो कैथोड पे आपको मिलेगा, सोडियम कैथोड पे मिलेगा। कैथोड पे आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा 88 पे आप लोगों का जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो बी ऑप्शन है। बी आप लोगों के पास यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो ये सिर्फ जो है आप लोगों को ये पॉइंट्स के रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में आप डिफरेंशिएट करें। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में आप लोग क्या करें? डिफरेंशिएट करें। द डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड जी, हाइड्रोजन गैस नहीं, ये मोल्टन सोडियम क्लोराइड है। ये मोल्टन है, ये सोडियम क्लोराइड इन वाटर नहीं है। वो नेल्सन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे है। और यहाँ पे मोल्टन की बात करें, मोल्टन सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है। खबर हो रही प्लीज। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म? ओके, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए प्लीज। अगर आप लोग देखिए, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमियम पेरोक्साइड। आप लोग गौर से कि यहाँ पे 6 है ना, लाइक
लाइक वही ना लाइक। पीरियोडिक टेबल में कोई ऐसा एलिमेंट है कि जो 10 ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर करे? तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन है, वन ना लाइक हो। हद होती है ना लाइकियत की भी इंतहा होती है। अच्छा वही बात सुने प्लीज। इसमें जो है सुन दे नजराना है। ओए नजराना इसमें कोई है? नजराना फादर नेम अजीज खान है। ओके सुने प्लीज। तो यहाँ पे आप लोग गौर से सुने, खबर हो रही, मैंने पॉइंट इस्तेमाल किया है। पीरियोडिक टेबल में कोई ऐसा एलिमेंट है कि जो प्लस जो है 8 से हाई ऑक्सीडेशन से रिक्वायर करे? नहीं किया है। तो फिर किस तरह आप लोग लिखते हैं प्लस 10 बाय डायरेक्टली 5 मल्टीप्लाइड माइनस 2 इज इक्वल टू 10? हद होती है, हद होती है ना लिखिए थी। तो ये परऑक्साइड का वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है नालायक को। सुने जब भी आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन मिले, खबर और ये जब भी आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन मिले कि जिसमें जो है एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर से एक्सीड कर रहा है, तो आप लोग बजाय ये कि इन सोचों में पड़ जाए कि अब मैंने इसका +10 लिखना है कि मैंने +12 लिखना है कि मैंने +8, उस एलिमेंट का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। तो क्रोमियम +6 से एबो ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर ही नहीं कर सकता। क्रोमियम +6 से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर कर सकता है? नहीं है, ये किसी भी जगह पे रिपोर्टेड नहीं है। तो आप लोग यहीं पर ये बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर बनाता है, बटरफ्लाई टाइप। ये क्रोमियम है। अगर आप लोग गौर से के तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन, सॉरी ये अगर आप लोग देखें ये ऑक्सीजन है, तो ये क्रोमियम इस तरह है। बात सर प्लीज, ये बिल्कुल इसको क्रोमियम बटरफ्लाई टाइप ऑक्साइड है ये। अच्छा ये दो, ये -1 -1 -1 -1 -2, तो आप लोग देखिए -1 परागजी है ना, परागजी का वर्ड इस्तेमाल क्या है? तो -1 -1, तो आप लोगों को पता होगा कि पराक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? कहां पे -2 लिखा है? ओए -2 कहां लिखा है? वहां तो ये तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो ये नॉर्मल ऑक्साइड में है ना। अभी तो सुने ना, तो ये 4 नहीं है, ये 4 जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड। जिन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है वो पराक्साइड होते हैं। हाँ तो ये तो क्रोमियम के साथ अटैच है, ये क्रोमियम के साथ अटैच है, ये ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड नहीं बना रहा है। तो आप लोग इस पॉइंट को देखें, तो आप लोग बात सुने प्लीज। -4 यहां से हो गया, -2 -2 -2 -2 -4 -2, ये +6 ही है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम जो है परऑक्साइड में, आवाज क्या लेगा आवाज भी गैब दे नहीं है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहां पे होगा वहां पे बॉन्ड आप लोगों के पास बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। देखो मणम मारते यार, बूढ़ा खुदे गर्क का ददला से हर योकार पाती होने लगी। यो मिनट प्लीज, एक मिनट जी। जी रीजन बाद में खैर थोड़ा सा आंसर कर ले, पहले ये डिस्कशन खत्म हो जाए, फिर रीजन जो भी है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो है ये लोग थोड़ा सा जो है जो भी आप लोगों को रीजन चाहिए वो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा आप लोग सुने प्लीज, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? तो ये +6 है, तो ये -2 हो गया, -2 ये हो गया और -2 ये हो गया, -6 इज बेटर बाय +6। तो याद रखिए कि यहाँ पे जो है डी ऑप्शन इसमें करेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 90, अगर आप देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड? हाँ सुने प्लीज, तो हाइड्रोजन यहाँ पे जो है सोडियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड या ऑल ऑफ देबो, ऑल ऑफ देबो, ऑल ऑफ देबो कंटेन जो है नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। हाँ नो कंफ्यूजन न तो का नजर पोयम का नहीं खबर हो रही, सुने प्लीज। अच्छा एस ऑर्बिटल जो है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप है कि नहीं है? तो ये स्फीयर को डायरेक्शन की जरूरत है, तो ये एक वाहिद ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है, नॉन डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड है। स्फीयर मॉलिक्यूल स्फीयर ऑर्बिटल्स के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो एस एस ऑर्बिटल जब ओवरलैप होता है तो इनको डायरेक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये इस तरह भी ओवरलैप कर सकते हैं, इस तरह भी ओवरलैप कर सकते हैं, इस तरह भी ओवरलैप कर सकते हैं, इनको ओरिएंटेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो एस ओवरलैप नॉन डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा है जो नॉन डायरेक्शनल है। सोडियम क्लोराइड ठीक है, आयनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल। अमोनियम क्लोराइड आयनिक नॉन डायरेक्शनल, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। अमोनियम आयन, अमोनियम आयन
और क्लोराइड आयन, इन दोनों के दरमियान कौन सा बाड होगा? नॉन डायरेक्शनल बाड। तो क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग देखिए 90 में आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट वन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 91 को देखिए, विच वन ऑफ दिस फॉलोइंग केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अफेक्टेड बाय प्रेशर? एक जगह पे आइस और लिक्विड, आइस और लिक्विड खबर है, आइस और लिक्विड वाटर कंपैरिजन में आइस का वॉल्यूम ज्यादा, लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है। लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ अटैच है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर से हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों साइड पे वॉल्यूम टू वॉल्यूम इस साइड पे भी है। अच्छा थर्ड वन में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है और अमोनिया बनाता है। तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम है और यहाँ पे 4 वॉल्यूम है। रिएक्टेंट के साइड पे वॉल्यूम ज्यादा, प्रोडक्ट के साइड पे वॉल्यूम कम, यहाँ पे इक्वल है। तो जहां पे इक्वल होता है प्रेशर का, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। वी नो दैट प्रेशर और वॉल्यूम में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स है। यहाँ पे वॉल्यूम में डिफरेंस है, ये इक्विलिब्रियम इफेक्ट होगा, और यहाँ पे वॉल्यूम में डिफरेंस है, ये इक्विलिब्रियम इफेक्ट होगा, ये इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों के पास जो है डी ऑप्शन है। तो बोथ ए एंड सी ऑप्शन जो है कैन बी अफेक्टेड बाय, प्लीज आप लोगों के पास द प्रेशर वैल्यू। अच्छा रिएक्शन हैविंग हाई केसी वैल्यू, तो आप लोग गौर से कि इस रिएक्शन में सबसे ज्यादा केसी वैल्यू किसके रिएक्शन के लिए आप लोगों के पास होगी? अच्छा सुने प्लीज, पॉइंट गौर से सुने, इसको भी समझने की कोशिश करें। अगर आप लोग देखिए मैंने लिखा है कि कौन से रिएक्शन के लिए केसी वैल्यू हाई होगी। केसी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। एक जगह पे लिखा है नाइट्रोजन एटॉमिक फॉर्म में और यहां पे लिखा है नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में। क्वेश्चन ये है कि मुझे बताएं कि प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल या रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल? ये मोर स्टेबल है, तो प्रोडक्ट की मोर स्टेबल होगा तो केसी इसका बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। एटॉमिक नाइट्रोजन इज हाईली अनस्टेबल है। अच्छा दूसरे पॉइंट में क्या है? क्लोरीन मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता है, क्लोरीन एटम क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा तो यहाँ पे जो है हाँ ये मोर स्टेबल है या ये मोर स्टेबल है? एटॉमिक क्लोरीन इज मोर स्टेबल या मॉलिक्यूल? तो केसी वैल्यू स्मॉल होगा। अच्छा और द नेक्स्ट पॉइंट जो है अगर आप देखिए H2O, नेक्स्ट पॉइंट H2O, तो ये बहुत ही आप लोगों के पास हाइड्रोक्साइड, वो ये मोर स्टेबल है या ये मोर स्टेबल है वाटर? हाँ तो केसी वैल्यू यहाँ पे भी बहुत स्मॉल होगी, सबसे ज्यादा केसी वैल्यू इस रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट वन है। तो क्वेश्चन नंबर 92 में ए ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो है 93 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम बाय अप्लाइंग द प्रेशर? अगर मैं प्रेशर अप्लाई करता हूं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। बाय इंक्रीजिंग द नाइट्रोजन कंसंट्रेशन, बिल्कुल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। बाय एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, नो इफेक्ट, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। एंड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो इसमें सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 93 में सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखिए यहाँ पे जो है 94, शाबाश, मतलब आप लोगों ने इसको सॉल्व किया है, वेरी गुड, सही है सही है सही है सही है। आप लोग थोड़ा सा मुझे सुने, ये आयरन है और यहाँ पे जो है ये वेनेडियम ऑक्साइड है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। और प्लीज अगर आप लोग देखिए यहाँ पे वेनेडियम ऑक्साइड है। अच्छा तो ये आप लोगों के पास जो है इक्वेशन है, एंड फाइंड आउट द बैलेंसिंग रेशियो। तो यहाँ पे मैंने सी ऑप्शन ही करेक्ट वन है, आप लोगों को समझाता हूँ कि अगर आप लोग देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन ए है, बस पहला ऑप्शन पे समझाता हूँ पहले कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ये 6 है। अच्छा मैंने यहाँ पे ये रेशियो दिए हैं कि फाइंड आउट द बैलेंसिंग रेशियो। तो प्रॉपर तरीका ये है कि आप इनको क्या करें, इस तरह लेबल करें, ए बी सी और यहाँ पे डी है, इस तरह ए बी सी और ये डी है, इस तरह इनको भी लेबल करें इस रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए। देखा गोरी, अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आपके पास ए ऑप्शन पे 3 है, 3A, ये 3A है। आयरन यहाँ पे दूसरे कौन सी पोजीशन पे? सी पे, ये 1 है। तो क्या 3 आयरन और आयरन 2 जो है बराबर है? तो इस ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, इस ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, बट डायरेक्टली मैं सी की तरफ आ रहा हूँ, बी को इग्नोर कर रहा हूँ, सी की तरफ आ रहा हूँ। तो सी ऑप्शन पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये है कि ये 2 है, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे ये 6 है। आप लोग सुने प्लीज, इस पॉइंट को गौर से देखिए। यहाँ पे आपके पास ये 2A, अच्छा ये सी पे 1, तो अगर आप लोग देखिए 1 आयरन 2, 1 आयरन 2, 1 आयरन 2 और 2 आयरन, ये बराबर है कि नहीं है? तो 2 आयरन अगर आप लोग देखिए Fe2 के बराबर है, ये इन दोनों के नंबर बराबर हैं, वही ये पॉइंट, एक पॉइंट तो मुझे मिल गया।
अब हम क्या करते हैं, दूसरे ऑप्शन को निकालते हैं, बस 2 ऑप्शन आपको मिल जाए काफी है। अच्छा ये 3 है, 3 मल्टीप्लाइड 2 6। अच्छा और यहाँ पे आप लोग आ जाएं, यहाँ पे है तो 6v समझ रहे इस पॉइंट को, 6v यहाँ पे 6v इसके लिए होगा, और 3 मल्टीप्लाइड 2 यहाँ पे ये भी 6 हो गया, तो बराबर है। यही ऑप्शन, 2 ऑप्शन आपको मिल जाए, ये काफी है आपके लिए। इन दोनों को ये बहुत आसानी के साथ आप लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें सी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 94 में सी ऑप्शन करेक्ट वन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखिए प्लीज खामोश हो जाएं, 95 व्हाट इज द करेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आप लोग ये बात सुनिए प्लीज, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर द केसी वैल्यू, कि अगर आप लोग केसी लिखते हैं तो मैं इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहा हूँ कि नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका प्रोडक्ट है 4, और यहाँ पे वाटर जो है आपका प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए ये 6 है, और आप लोग बात सुने प्लीज, यहाँ पे जो है अमोनिया आपका जो है रिएक्टेंट है, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी आपका रिएक्टेंट है, तो ये आप लोगों के रिएक्टेंट्स हैं। तो इसमें द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन अगर आप लोग देखें, जिसमें नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन ऑक्साइड 4, ऑक्सीजन वाटर जो है 6 है, डिवाइड बाय अमोनिया। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 95 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट वन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 96 को देखें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द केमिकल इक्वेशन। हाँ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, शाबाश 6 इलेक्ट्रॉन है। मैं आपको क्लियर करवाता हूं, एक मिनट ये रिमूव कर लूं, ये वाला आप लोगों ने लिख दिया, अच्छा ठीक है। तो आप लोग प्लीज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आए, और आप लोग यहाँ पे जो है क्रोमेट की तरफ आते हैं और डाइक्रोमेट, ये पॉइंट थोड़ा सा गौर से सुने, ओए सुने, यहाँ पे ये Cr2O7 और यहाँ पे -2, और यहाँ पे 6 आयरन जो है +2 है। अच्छा ये चेंज हो जाता है 2 क्रोमियम +3 में, और यहाँ पे 6 आयरन है। आप लोग सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 है, तो 1 क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 1 क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन, तो 2 क्रोमियम है, तो 2 × 3 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर है। 1 क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, +6 से +3 पे जा रहा है, 1 क्रोमियम तो 2 क्रोमियम 1 नहीं है, द टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो होगा वो क्या है, वो 6 है। 1 आयरन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 6 आयरन कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट, 6 इलेक्ट्रॉन गेन, द टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। इसमें केमिकल इक्वेशन में आपके पास डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 96 में डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप लोग देखिए 97, इफ द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू रिलीज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक एलिमेंट की ये टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, खुद लॉस करे, दूसरों को रिड्यूस करता है, तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x का ज्यादा है y से और y का ज्यादा है z से, तो ये x y को भी रिड्यूस करेगा और ये x z को भी रिड्यूस करेगा, दोनों को रिड्यूस करेगा। सही है, तो आप लोग अब इस स्टेटमेंट को देखें, तो क्या x विल रिड्यूस y एंड नॉट z, गलत, दोनों को करेगा। y विल रिड्यूस x बट नॉट z, गलत, x जो है ये y इसको नहीं कर सकता, x इसको कर सकता है। और याद रखिए यहाँ पे C में x विल रिड्यूस बोथ y एंड z, तो यहाँ पे आपके पास C ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 97 में सी ऑप्शन है, वही खबर हो रही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 98 को देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं और फिर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, क्लोरीन गैस रिलीज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, बट देयर इज नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो अगर आप एक्वस सोडियम क्लोराइड की, ओए चुप से, एक्वस सोडियम क्लोराइड की अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मिलेगा, नो ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस के तौर पे मिलेगा, क्लोरीन गैस एनोड पे मिलेगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड वो आप लोगों को वो ट्रे में रिकवर हो जाएगा, वो ट्रे में रिकवर होगा। 3 प्रोडक्ट बनते हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द ब्राइन सोल्यूशन, लेकिन 2 प्रोडक्ट बनते हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन सोडियम क्लोराइड। अगर आप मोल्टन सोडियम क्लोराइड की जो है इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, आपको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, सोडियम एंड क्लोरीन। लेकिन अगर आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन रिलीज होता है कैथोड पे, क्लोरीन रिलीज होता है एनोड पे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड वो ट्रे में रिकवर होता है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, और बात सुनिए प्लीज, इसमें ऑक्सीजन जो है ये रिलीज नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 98 में जो है सी ऑप्शन करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर जो है 99 को देखें, lesser the value of oxidation potential of a species indicator,
the lesser is the lesser the value of oxidation potential. एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू जो है अगर आप लोगों के पास बहुत स्मॉलर हो, लेसर हो, तो इट हैविंग द ग्रेटर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे. They have the greater tendency to gain electrons. अगर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू बहुत स्मॉलर हो, इसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग जो है कैपेबिलिटी बहुत कम हो, तो फिर आप लोग गौर से कि यहाँ पे द ग्रेटर द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट वन होगा. इसमें कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है. अगर एक एलिमेंट है और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत लो है, तो अगर फॉर एग्जांपल आप लोग फ्लोरीन को देखें, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -2.87 है. ये लेसर है कि नहीं है? तो इसकी कौन सी कैपेबिलिटी ज्यादा है? द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी ग्रेटर है. तो दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. तो ए ऑप्शन इसमें है. तो क्वेश्चन नंबर 99 में आपका ए ऑप्शन है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 100 को देखिए. रिडक्शन इन्वॉल्व्स, हाँ, सो इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है. रिडक्शन इन्वॉल्व्स, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? वो कम हो जाएगा. तो रिडक्शन इन्वॉल्व द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्लाइन की तरफ जाएगा. तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, इसमें जो है ए ऑप्शन करेक्ट वन है. क्वेश्चन नंबर 101, which one of the following element undergo the oxidation in the reaction? हाँ, stannous chloride converted into stannous tetrachloride, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 पे जा रहा है. तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर से के तो यहाँ पे 10 है, बी ऑप्शन. 101 बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 102 को देखें. When a zinc rod is kept in a जो है कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन, आप लोग प्लीज इस पॉइंट को देखें. आपको पता है कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है ज्यादा है. तो अगर आप जिंक रॉड लेते हैं और इसको कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन में डाल दें, कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन में आप इसको डाल दें, ये जिंक रॉड है, व्हाट विल हैपन? हाँ, तो जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके सरफेस पे डिपॉजिट होता जाएगा, जिंक के सरफेस पे डिपॉजिट होता जाएगा. तो सॉरी प्लीज इस पॉइंट को देखें. व्हेन अ जिंक रॉड इज केप्ट इन अ कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन, व्हाट विल हैपन? देयर विल बी नो रिएक्शन. गलत है. कॉपर इज डिपॉजिट ऑन सॉल्यूशन पे उसका डिपोजिशन नहीं होगा. अच्छा, जिंक इज डिपॉजिट इन द बीकर, द जिंक तो सॉल्यूशन में आयन फॉर्म में चला जाएगा. कॉपर इज डिपॉजिट ऑन द जिंक रॉड, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जिंक रॉड पे डिपॉजिट होता जाएगा, ये डिपॉजिट होगा. तो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑन द रॉड ऑफ द जिंक डिपॉजिट होगा. डी ऑप्शन इसमें है. तो आप लोग प्लीज इस पॉइंट को देखें. यहाँ पे जो है क्यों? क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और जिंक का ऑक्सीडेशन. तो एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो जो गेन करेगा वो ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल रॉड डिपॉजिट होगा. सही है, ये पॉइंट आप लोग प्लीज ध्यान में रखिए. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 103 को देखिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक इज अ करेक्ट स्टेटमेंट है? ऑक्सीडेशन इज कॉज्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडेशन इज कॉज्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट. हाँ, the oxidation reaction is a redox reaction. हाँ, reduction and oxidation दोनों जो है redox reaction कहते हैं. Reduction is caused by oxidizing agent and reduction is the addition of hydrogen. सही है, तो ये स्टेटमेंट इसमें करेक्शन है जी. अच्छा, मैं बताता हूँ, एक मिनट. यहाँ पे डी ऑप्शन इसमें है. क्वेश्चन ये ऑक्सीडेशन इज कॉज्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट. सुने, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो कि खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरों को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं. खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, वो ऑक्सीडाइज होते हैं दूसरों को, उनका काम तो ये होता है वो दूसरों को रिड्यूस करवाते हैं. उनका काम तो ये होता है जो आप लोगों के पास रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं. क्वेश्चन क्या है कि द ऑक्सीडेशन इज कॉज्ड बाय रिड्यूसिंग, नहीं, ऑक्सीडेशन इज कॉज्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडेशन इज कॉज्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, उसको ऑक्सीडाइज करेगा. अच्छा, और फिर उसके बाद जो है रिडक्शन इज कॉज्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं, रिडक्शन इज कॉज्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट. रिडक्शन इज कॉज्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहाँ पे जो है ये पॉइंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके दोनों स्टेटमेंट गलत है. तो आप लोग प्लीज इसमें लास्ट डी ऑप्शन करेक्शन है. क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ जाएं. अच्छा, व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डू इन अ रिडॉक्स रिएक्शन? ऑक्सीडाइजिंग है, ये गेन करते इलेक्ट्रॉन को, रिलीज करते इलेक्ट्रॉन को. दे गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिड्यूसिंग एजेंट. ये रिड्यूसिंग एजेंट से इलेक्ट्रॉन लेते हैं. तो एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा लेता है. देने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, लेने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सही है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है. एक दे रहा है और दूसरा ले रहा है. तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है
वो आपके पास जो है क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो आप लोगों के पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डू इन अ रिडॉक्स, गेन इलेक्ट्रॉन, इज ऑलवेज रिड्यूस, नहीं इस तरह नहीं, गेन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये मोर इंपॉर्टेंट है। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। प्लीज, सॉरी, देखिए व्हाट डज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डू इन अ रिडॉक्स रिएक्शन, अगर आपके पास एक रिएक्शन है, बातें बंद करें प्लीज, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरीन के दरमियान रिएक्शन हो रहा है, सोडियम क्लोराइड बनता है, आपसे क्वेश्चन है ये क्लोरीन क्या करे, सोडियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है कि नहीं है, तो आप लोग गौर से कि ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये जो है इसको रिड्यूस कर रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब क्वेश्चन को आप लोग सुने, मैंने क्वेश्चन ये लिखा है, व्हाट डज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डू इन अ रिडॉक्स रिएक्शन, it gain electron from the reducing agent, it gain electron from the reducing agent, reducing agent से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो प्लीज अगर आप लोग देखें तो यहां पे आप लोगों के पास क्या है, इसमें क्वेश्चन में ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 105 को देखें, which one of the following is correct statement, in electroplating the metal is dissolved from cathode and plated on anode, गलत है, गलत है। देखिए, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द मेटल इज डिसॉल्व फ्रॉम कैथोड, नहीं फ्रॉम एनोड डिसॉल्व होता है, और आपके पास कैथोड पे जो है डिपोजिशन होती है, ये स्टेटमेंट गलत है, उल्टा लिखा है, जिंक एंड कॉपर 2 इलेक्ट्रोड आर यूज्ड इन डैनियल सेल्स, ठीक है, द इलेक्ट्रोलाइट इन इलेक्ट्रोलिसिस इज ऑलवेज इन मोल्टन और लिक्विड स्टेट, तो दोनों जो है आपके पास बी एंड सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर से डी ऑप्शन है, ये दो बाकी दो स्टेटमेंट ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 105 में फर्स्ट ऑप्शन जो है रॉन्ग है, तो डी ऑप्शन है। बातें बंद करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 106 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ आयरन विद द +3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एलिमेंट इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन है आज ऑक्सीडाइज न्यूट्रल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लोराइड एलिमेंट इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इन द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो क्लोराइड आयन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, iodide ion is a reducing agent, bromide ion is a reducing agent, लेकिन chlorine is oxidizing agent, तो neutral form of halogen oxidizing है, और anion form is a reducing agent है, anion form is a reducing agent है, तो C ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 106 में C ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखें यहाँ पे रॉन्ग, सॉरी एनाइन, याद रखें हेलोजन के जो एनाइंस होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो केटाइंस होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और न्यूट्रल एटम ऑफ द हेलोजन आल्सो जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखा है, क्लोराइड है, ऐसा क्लोरीन विद नेगेटिव चार्ज है, इसको देखें तो क्लोराइड है, तो क्लोराइड इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, क्लोराइड इलेक्ट्रॉन देता है, तो सी ऑप्शन है। रॉन्ग स्टेटमेंट among the following, if Kc is very large the reaction proceed nearly to the reaction, if Kc is very large, if Kc is very large, if Kc is very large, तो यहां पे आप लोगों के पास चले मतलब नोट कर दा, अच्छा if Kc वैल्यू इज वेरी लार्ज, अगर Kc वैल्यू क्या बहुत लार्ज हो, इसका मतलब ये कि रिएक्शन इज नियरली टू कंप्लीशन है, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम Kc इज इक्वल टू द रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर, so the value of Kc change होती है with temperature, definitely the last one is wrong, so the value of Kc change with the concentration of the reactant change, तो ये लॉन्ग, तो कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है, तो क्वेश्चन नंबर 107 में डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 108 को देखिए, व्हाट डज इट इंडिकेट हैविंग अ हायर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर आपके पास Kc की वैल्यू बहुत लार्ज हो तो ये क्या शो करता है कि इक्विलिब्रिया जो है आप लोगों के पास प्रोडक्ट के साइड पे है या रिएक्टेंट के साइड पे है, तो फॉरवर्ड पे ज्यादा है और रिवर्स में आपके पास, इसका मतलब ये कि रिएक्शन अकर एट फास्टर रेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड स्लोअर रेट इन रिवर्स डायरेक्शन, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसमें आता है। क्वेश्चन नंबर 108 में आपका ए ऑप्शन है, वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बेस पे बात करते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बेस पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 109 को देखें, अगर आप लोग देखें गिवन एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड द कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन भी आपको दिया है, ऑक्सीजन भी आपको दिया है, और आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड भी और केमिकल इक्विलिब्रियम भी दिया है, सुने प्लीज इक्वेशन, केमिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी आपको दिया गया है, ये 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सुने प्लीज आप लोग गौर से,
यहाँ पे केसेस के लिए क्या होगा, NO, यहाँ पे 2, यहाँ पे N2 और यहाँ पे ये O2 है। अच्छा, आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, बाकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अच्छा, तो आप लोग देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड की वैल्यू आपको दी गई है 2.8 × 10⁻³ मोलर है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की वैल्यू दी है ना, तो आपने स्क्वायरिंग भी करनी है, ये 2 टाइम होगा, स्क्वायरिंग होगा। अच्छा, फिर उस दूसरे साइड पे आप चले जाए, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन आपको 3.0 × 10⁻³ है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 4.2 × 10⁻³। तो फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो 109 में आपका ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर जो है 110, क्वेश्चन नंबर 110, what will happen to the position of equilibrium if the concentration of one of the product is increased? सही है। What will happen to the position of equilibrium if the concentration of one of the product is increased? अगर मैं प्रोडक्ट को बढ़ाता हूं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम इट विल मूव इन अ रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, तो लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 110 में आपके पास ए ऑप्शन है। ओए नालायक को गोली शेख। कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन, टाइटेनियम क्लोराइड गैसियस स्टेट, वाटर गैसियस स्टेट, टाइटेनियम ऑक्साइड गैसियस स्टेट, 4HCl गैसियस स्टेट। इफ द प्रेशर इज इंक्रीज व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम? हाँ, एक साइड पे 3 वॉल्यूम है, दूसरे साइड पे जो है 5 वॉल्यूम है। एक साइड पे रिएक्टेंट के साइड पे 3 वॉल्यूम है, प्रोडक्ट के साइड पे अगर आप लोग देखें जो आपके पास 5 वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम और प्रेशर में क्या रिलेशन है? इनवर्स है। तो इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में जाएगा? इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में जाएगा? तो इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में जाएगा? रिवर्स, रिवर्स, रिवर्स। इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो 111 में आपके पास जो है ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर जो है 112, इफ द केसी ऑफ द फॉर अ रिएक्शन इज अ, बात सुने प्लीज, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और 2NO इज जो है 2 × 10⁻³ है, देन व्हाट इज द Kp वैल्यू? इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि आप इसके इक्वेशन को सोल्यूशन की तरफ जाएं। खबर और ये वी नो दैट Kp इज इक्वल टू Kc। बातें बंद करें प्लीज, प्लीज खामोश हो जाएं। Kp इज इक्वल टू Kc इनटू RT डेल्टा N है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्शन। अगर इन दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा हो तो Kp और Kc वैल्यू रिमेंस सेम। तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग ये इसके पीछे मतलब इसके पीछे लग जाएं तो इसको सोल्यूशन डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 112 में डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 113 को देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ कंबाइन होकर 2 मोल ऑफ इज एन एग्जांपल ऑफ। शाबाश, आसान क्वेश्चन के लिए सारे तगड़ा होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो है 114, व्हाट विल हैपन इफ द क्यूसी वैल्यू इज ग्रेटर देन केसीओ? अगर सिस्टम का क्यूसी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है, वह खबर और ही करना। अगर ये आपके पास एक सिस्टम है, इक्विलिब्रियम में है, बातें बंद कर, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, ये मेरे पास इक्विलिब्रियम है, लेकिन इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं और आपका क्यूसी बहुत ज्यादा चला जाता है, क्यूसी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इफ द क्यूसी वैल्यू बहुत ज्यादा सिस्टम ने, तो अल्टीमेटली कहां पे आना है? इक्विलिब्रियम पॉइंट में, रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। तो क्यूसी वैल्यू यहां से यहां पे आएगी, तो ये ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो पॉइंट्स वन है प्लीज। What will happen to the QC value? If the QC value is greater than Kc, a QC value will decrease till equilibrium. जब तक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं आता, QC की वैल्यू डिक्लाइन 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 की तरफ ये जाएगा, ये डिक्लाइन की तरफ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 114 में अगर आप लोग चले जाएं तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो है प्लीज अगर आप देखिए ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 115 को दे, प्रेसिपिटेट इज फॉर्म इफ द आयोनिक प्रोडक्ट, शाबाश, वेरी गुड, इफ द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ ए साल्ट इज ग्रेटर देन द Kp वैल्यू हो, तो फिर यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगी, प्रेसिपिटेशन होगी। तो क्वेश्चन नंबर 115 में आप लोगों के पास ये क्या हो? ए ऑप्शन है। खामोश हो जाए मस्तूरात गोली शेख। क्वेश्चन नंबर 116 को देखें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन? वो है एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। हाइड्रोजन साइनाइड एंड सोडियम साइनाइड, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है और अमोनियम क्लोराइड, तो ये बेसिक बफर सॉल्यूशन है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 116 में सी ऑप्शन है। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस नहीं है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस नहीं है, तो ये एसिडिक बफर नहीं है, बेसिक बफर है, बेसिक बफर है। नालायक हो। इफ द पीएच वैल्यू ऑफ ए बफर इज 3, देन व्हाट इज द पीएच ऑफ द बफर? हाँ, तो pKw इज इक्वल टू पीएच एंड प्लस पीओएच। तो अगर आप लोग 14 और यहाँ पे माइनस जो है आपके पास pH इज इक्वल टू पीओएच, याद रहेगा।
14 माइनस 3 इज इक्वल टू फी ओ एच। साथ वाला खबर है फी ओ एच, तो ये फी ओ एच है, इसका 11 होगा। अगर आप लोग देखें 117 में आपके पास सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए साल्ट फॉर AB2 टाइप हो, AB2 जिसमें एक केटाइन और दो एनाइन हो। तो प्लीज अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे KSP वैल्यू इसकी क्या होती है, वो आप लोगों के पास डी ऑप्शन। तो KSP वैल्यू इज इक्वल टू प्लीज इसकी सॉरी एक्स वैल्यू इज इक्वल टू KSP डिवाइड बाय 4 और यहाँ पे जो है 1/3 के बराबर होता है। वही खबर मत वही प्लीज थोड़ा सा आप खामोश हो जाए। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मैंने बात कही है, मैं एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। अगर आपके पास AB2 टाइप साल्ट हो तो उसके लिए जो KSP का आप लोगों ने ये पॉइंट लिखना है, ये AB2 है जिसमें एक केटाइन और दो एनाइन है। फॉर एग्जांपल ये स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट है और यहाँ पे ये 2 है, आप लोगों के पास 2 भी है। अच्छा, तो अगर मैं इसके लिए KSP लिखता हूँ, KC लिखता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे A और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास जो है क्या होगा B, और यहाँ पे क्योंकि ये सॉलिड है तो सॉलिड को हम ओमिट करते हैं, सॉलिड को हम यहाँ से ओमिट करते हैं। अच्छा, तो KC वैल्यू विल बी इक्वल टू, अगर ये x हो, अगर ये x हो जाए तो ये क्या होगा 2x होगा, तो ये x होगा और यहाँ पे आपके पास ये 2x और ये स्क्वायर होगा। इस तरह जो है आप लोगों ने x फॉर्म में आप लोगों ने ये स्क्वायर यहाँ पे भी लिखना है, ये कंसंट्रेशन टर्म है और ये 2x भी यहाँ पे मल्टीप्लाइड होगा। ऐसा ना हो कि अगर आप लोगों ने x स्क्वायर लिख दिया गलत होगा, 2x स्क्वायर होगा। इसके लिए आप लोगों ने इस तरह मेंशन करना है, तो KC विल बी इक्वल टू 4x क्यूब होगा। ये 4 को यहाँ पे लेके आते हैं, ये KSP है, सॉरी इसको KSP लिखते हैं डायरेक्टली, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो x क्यूब इज इक्वल टू KSP डिवाइड बाय 4। अच्छा, आप इसको खत्म करते हैं तो यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा। नजर नहीं आ रहा है? अच्छा, आप लोग सुने प्लीज, अगर आप AB2 टाइप साल्ट को डिजॉल्व करते हैं तो AB एंड 2B आपको मिलता है। अच्छा, यहाँ पे अगर ये x मिलता है तो ये 2x मिलता है, तो आप लोग इसको टर्म में आपके पास A और यहाँ पे B कंसंट्रेशन टर्म स्क्वायर आता है। अच्छा, यहाँ पे अगर ये x वैल्यू हो जाए तो ये क्या है 2x है और यहाँ पे स्क्वायर भी है, ये दोनों यहाँ पे मेंशन करने। आप लोगों ने जो है ये नहीं करना है कि सिर्फ x स्क्वायर लिख दिया, गलत होगा स्टेटमेंट। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर फॉर्म में लिखना है आप लोगों ने 2x स्क्वायर, तो ये 4 हो गया, 4x क्यूब स्क्वायर एंड प्लस x क्यूब, तो ये 4 को मैंने यहाँ पे KSP डिवाइड बाय 4 यहाँ पे। याद रखिए जो भी AB2 टाइप साल्ट होते हैं, AB2 टाइप साल्ट, तो मुझे तो सुने ना प्लीज, यहाँ पे आप लोगों के पास जो इसके लिए x वैल्यू होती है, तो याद रखिए उसके लिए KSP डिवाइड बाय 4 और ये क्यूब रूट, या x इज इक्वल टू KSP डिवाइड बाय 4 और यहाँ पे 1/3 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये AB2 टाइप साल्ट के लिए, AB2 टाइप साल्ट पेपर उठा के देखे, मेरे ख्याल में जो है आप लोगों को मैक्सिमम जो ईटा का पेपर है, ये फार्मूला बार बार रिपीटिशन है, बार बार इसकी रिपीटिशन है। जी बताएं, ये वाला, ये तो आप क्या करें 2 का स्क्वायर निकाले ना, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये x इसके साथ हो गए तो क्यूब हो जाएगा, तो 4x क्यूब और KSP। x की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो x की वैल्यू को आप लोग क्या करें, इस तरह फाइंड आउट करेंगे कि ये 4 यहां पे चला जाएगा और क्यूब खत्म करना है तो क्यूब रूट निकालें। सही है, क्यूब रूट जो है आप लोगों के पास है इसके लिए। अच्छा, आप लोग सुने प्लीज, देखो गुरु, तो इसमें आप लोगों के पास डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 118 में आपके पास डी ऑप्शन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 119 फॉर द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट AXBY इन द KSP। अब ये जनरल इक्वेशन है, ये भी आप ईटा पेपर उठा के देखें, बार बार जो है ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है, ये जो है इक्वेशन है और इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। मैं समझाता हूं आप लोगों को, लेकिन पहले जो है इसमें कोई मसला तो नहीं है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 119 के लिए, क्वेश्चन नंबर 119 के लिए मैं आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 119 को आप लोग थोड़ा सा देखें, बातें बंद करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 119 को अगर आप लोग देखें तो यहां पे मैंने लिखा है AX और BY, अगर इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये x A और y B आपके पास इनके कोएफिशिएंट आ जाएंगे। अच्छा, ये नहीं, ये इसका प्लस y और ये इसका क्रॉस जो है आप लोगों के पास -x होगा। जब भी आप लोगों के पास एक साल्ट होते हैं तो उनके चार्ज के साथ एक्सचेंज होते हैं, उसके जो चार्ज नंबर होते हैं, वैलेंसी होती है, उनके साथ एक्सचेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एल्यूमिनियम को देखें +3 है और सल्फेट आयन है तो -2 है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखता हूं तो क्या लिखते हैं, ये 2 यहां पे आ जाता है और यहां पे ये सल्फेट और ये 3 यहां पे मेंशन होता है। ये अगर आप लोग देखें, ये ऑक्सीडेशन स्टेट और यहां पे ये चार्जेस ये रिप्रेजेंट करें, ये नंबर को रिप्रेजेंट करें, इस तरह है कि नहीं है। द सेम सिचुएशन इज हियर।
AXBY. The general formula for the KSP for AX and BY salt should be written as A, खबर और ये A प्लस Y और यहाँ पे X, ये इसका कंसंट्रेशन टर्म होगा, और यहाँ पे B माइनस X और यहाँ पे अगर आप लोग देखिए Y, ये जनरल फार्मूला फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सॉल्ट AXBY, AXBY उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ये आप लोगों के पास बी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखिए 119 में आप लोगों के पास जो है बी ऑप्शन करेक्ट वन है, बी ऑप्शन करेक्ट वन है। द करेक्ट इक्वेशन फॉर द पीएच ऑफ ए बफर सोल्यूशन फॉर एसिडिक हेंडरसन-हेज़ेल्बॉश इक्वेशन है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे याद रखिए बफर सोल्यूशन का pH इज इक्वल टू pKa एंड प्लस लॉग ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एसिड कंसंट्रेशन। ये आप लोगों के पास हेंडरसन-हेज़ेल्बॉश इक्वेशन है और ये क्वेश्चन नंबर 120 में ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 121, if the pH of a buffer solution is 6 and pKa of the acid is 4, then the ratio of the salt and acid concentration is वह देखा होगा इस इक्वेशन को देखें, pH और pKa। pH लिखा है कि यहाँ पे आप लोगों के पास सोल्यूशन का pH है, if the pH of buffer is 6, the pKa of the acid is 4, तो वो कहते हैं कि then the ratio of the salt और acid concentration आप लोगों के पास क्या होगा। अच्छा, कौन सी वैल्यू ज्यादा है? कौन सी वैल्यू ज्यादा है? और साल्ट pKa वैल्यू कम है। याद रखिए जब भी साल्ट की कंसंट्रेशन आप लोगों के पास एसिड की कंसंट्रेशन से ज्यादा हो तो फिर उस सोल्यूशन का बफर सोल्यूशन का pH उसके pKa वैल्यू से ज्यादा होगा। किस तरह ज्यादा होगा? हाँ देखा गोरिए, सुने प्लीज। अगर आप फॉर एग्जांपल pH है और यहाँ पे pKa है एंड प्लस लॉग, अगर ये 10 मोलर हो और ये 1 मोलर हो, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? ना साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है या एसिड की? अच्छा, log 10 किसके बराबर होता है? हाँ, तो pH will be equal to pKa and plus 1। प्लस करना इंक्रीज है कि डिक्रीज है? इंक्रीज। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन, अगर ये 100 मोलर हो तो फिर क्या होगा? फिर इसके साथ क्या जमा करूंगा? हाँ, 2 का सम अप होगा क्या? नहीं है, 2 टाइम चेंज आएगा। अगर 10 हो तो 1 टाइम, अगर 100 हो तो 2 टाइम, और अगर ये 1000 हो तो फिर क्या होगा? 3 टाइम होगा। अब मुझे आपसे क्वेश्चन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, जब 2 का डिफरेंस होगा तो क्या करेंगे? साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए और एसिड की कंसंट्रेशन 1 होनी चाहिए, तो 100:1, 100:1। तो क्वेश्चन नंबर 121 में आपके पास यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 122 को देखिए, इफ लार्ज एक्सेस ऑफ एन एसिड आर एडेड इनटू द एसिडिक बफर सॉल्यूशन इन द पीएच ऑफ बफर। हाँ, लार्ज एक्सेस में सुने प्लीज, याद रखें आपसे क्वेश्चन है बफर सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट चेंज इन पीएच बाय एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड। अगर मैंने यहाँ पे वर्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस ऐड करते वो रेजिस्ट कर सकता है। अगर आप लार्ज एक्सेस डाल दें तो फिर वो रेजिस्ट नहीं करता। आपने उसकी कैपेसिटी से ज्यादा डाल दिया है, जब उसकी कैपेसिटी से बात ज्यादा पे आ गई है तो अब पीएच क्या होगा? एसिड एडिशन से पीएच डिक्रीज की तरफ चला जाता है, तो पीएच डिक्रीज होगा। चश्मुद्दीन साहब आपने गलती की है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 122 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट वन है, डिक्लाइन की तरफ जाएगा। आओ जी 121 ये मैंने लिखा है। अगर आप थोड़े से इस पॉइंट को देखें कि यहाँ पे pH इज इक्वल टू pKa एंड प्लस लॉग ऑफ साल्ट डिवाइड बाय एसिड कंसंट्रेशन है। अगर इन दोनों में pH और pKa है तो यहाँ पे लॉग, अगर ये 10 हो तो इसके साथ 1 ऐड होगा, अगर ये 100 हो तो फिर क्या होगा? हाँ, 2 ऐड होगा ना। तो जब भी आपके पास pH और pKa में जो है pH वैल्यू 6 हो, pKa वैल्यू 4, 2 का डिफरेंस है ना, इसका मतलब साल्ट कंसंट्रेशन इज 100 टाइम ग्रेटर देन द एसिड कंसंट्रेशन। 94 क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट द बैलेंसिंग रेशो। ये तो आसान सा क्वेश्चन है लड़की, हैं? 94 इसमें अगर आप लोग देखें आयरन है और यहाँ पे अगर आप लोग इस पॉइंट को थोड़ा सा देखें 94 है ना, तो 94 वेनेडियम ऑक्साइड और यहाँ पे आयरन ऑक्साइड और वेनेडियम ऑक्साइड है। अच्छा, इसमें सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन में देखिए ये 2, ये 3, यहाँ पे ये 1 और ये 6 है।
मैंने कहा दो ऑप्शन फाइंड आउट करें। देखिए 2 आयरन और 1 आयरन 2 के बराबर है, बिल्कुल सही है। देखिए 2 आयरन और Fe2 दोनों सेम, बिल्कुल ठीक है, नंबर सेम है। अच्छा 3 मल्टीप्लाइड 2 और 6, मैंने कहा दो ऑप्शन मिल जाए काफी है जी। 97, हाँ, इफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, तो एक्स वाई को भी इलेक्ट्रॉन देगा, एक्स जेड को भी इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों को रिड्यूस करें। हाँ ना जी, लेकिन एक्स से तो ज्यादा है ना, और वाई का भी जो है, वाई का भी एक्स से ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल, तो वाई एक्स से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है और जेड से भी ले सकता है। ना ना ना, Z विल रिड्यूस है, Z इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, Z विल ऑक्सीडाइज। हाँ ना, तो Z विल ऑक्सीडाइज, रिड्यूस तो नहीं करेगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो तो ऑक्सीडेशन काज करता है, वो ऑक्सीडेशन काज करता है। 119, 18, दोबारा रिपीट करो, वही लड़की। अगर आप देखें Ab2 टाइप जो साल्ट होते हैं, तो यहाँ पे A और 2B है, ये आपके पास, ये X हो तो ये 2X होगा। अच्छा जब आपके इसके लिए KSP लिखेंगे तो यहाँ पे X और ये 2X स्क्वायर होगा, और ये KSP वैल्यू विल बी इक्वल टू यहाँ पे 4X क्यूब हो जाएगा स्क्वायर, और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और x क्यूब इज इक्वल टू KSP डिवाइड बाय 4। अच्छा क्यूब को खत्म करना है, तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट हो जाए KSP डिवाइड बाय 4 जी। 106, which one of the following is a not oxidizing? Chloride is a reducing agent. Chlorine is oxidizing agent, chloride is a reducing agent. वो इलेक्ट्रॉन देता है। Element in the lower oxidation state behave as a reducing agent. Element in the higher oxidation state behave as oxidizing agent. Lesser the value of oxidation potential of a species, greater has tendency to gain electron. अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू कम होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा जी। 108, okay, what does it indicate having a higher equilibrium constant? इसका मतलब है कि मोर प्रोडक्ट बना हुआ है तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉरवर्ड जो है ज्यादा है, रिवर्स में कम है। हाँ ना, तो ठीक है ना, अगर आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा बना हुआ है तो रेट किस साइड पे है, इक्विलिब्रियम पॉइंट किस साइड पे ज्यादा है, प्रोडक्ट के साइड पे, रिएक्शन के साइड पे कम है जी। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 104 है। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ रेडाक्स? हाँ, गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा दूसरों से इलेक्ट्रॉन, तो खुद तो रिड्यूस हो जाता है न, दूसरा क्यों होगा ऑक्सीडेशन कौन सा है? व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रेडॉक्स रिएक्शन? नहीं, उसका एजेंट का डू क्या, वो काम क्या करता है, उसका काम क्या है? हाँ ओए मानो दाखो बसिंदा का क्वेश्चन देखा ना सराजी ना 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 दासे ना राजी तो करता आप गलत करी, तासो बस स्क्वायर नहीं आगश्ते, तासो स्क्वायरिंग नहीं करे, स्क्वायरिंग यो का तो तासरा आंसर राशि ता स्क्वायरिंग नहीं करे जिने बल रावाला करना, टीचर रावाला करना। 104, व्हाट डज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रेडॉक्स रिएक्शन डू? वो क्या काम करता है? वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेता है। ऑप्शन ए सही है ना? ना ना ना, वो काम क्या करता है? वो तो खुद रिड्यूस हो जाता है। नहीं, वो काम, उसका काम क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, ओके।